Hello students, in this audio video we are going to discuss the topic globalization in the chapter in the unit New Economic Policy of Indian Economic Development. We have already discussed liberalization, privatization, and now today I am going to discuss some issues of globalization. Let us go through the NCERT book. What we see here, although globalization is generally understood to mean integration of the economy of the country with the world economy, it is a complex phenomenon. मतलब हालांकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन, एकीकृत करना अपने देश की इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन. ये बहुत ही एक जटिल उपक्रम है या प्रक्रिया है. इट इज़ एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन. मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? उन सारी प्रक्रियाओं का प्रतिफल है जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से, जिन योजनाओं के माध्यम से पूरी दुनिया भर के जो अलग अलग देश है, अलग अलग इकोनॉमी हैं, वो इंटरडिपेंड होते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करना स्टार्ट करते हैं और एकीकृत होकर के काम करते हैं. जो जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज है वो दूसरे देशों को सेल करता है. जो जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं है, जिसके पास जो चीज़ लैकिंग है, वो दूसरे से परचेस करता है. तो इस तरह से ओपनली अपने यहाँ के बिजनेस कम्युनिटीज़ को सरप्लस प्रोडक्ट को फॉरेन में सेल करना और इसी तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सारे इकोनॉमी के बिजनेस हाउसेस को या गवर्नमेंट को मौका देना कि वो आपके देश में आकर के बेच सके. इससे संबंधित नियम कानून इतना लिबरल करना, पॉलिसी में बदलाव करना, चेंज करना कि धीरे धीरे पूरा विश्व ग्लोबल हो जाए. अमेरिका की कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाए तो भारतीय के लिविंग स्टाइल, हैबिट्स को सोच करके काम करे. और इन द सेम वे अगर क्या कहते हैं उसको, इंडियन कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाए तो वो जिस जहाँ उसके कस्टमर्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके उसी तरह के शेप्स एंड डिज़ाइन में, उसी तरह के पैकेजेज में पैक करके गुड्स को बेचे. और इस तरह से धीरे धीरे क्या हो, इंटरमिंगलिंग ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस तो होगा ही होगा, इससे इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स भी होगा, ट्रेडिशंस भी होंगे. जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में अगर दिवाली है, होली है, तो कैसे दुनिया के बाहर के देशों से रंग, कलर्स या पिचकारी बन के, दिवाली का दिया बन के, जो ट्यूनिंग लाइट होते हैं वो सब बन के बाहर से आते हैं. यानी इंडियन फेस्टिवल्स को टारगेट करके उसी टाइप का प्रोडक्ट फॉरेन कंपनीज बना रहे हैं. इंडिया के बाहर बनाए या इंडिया में बनाए, और वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया उसका इंपोर्ट कर रही है. तो ऐसा कुछ हुआ ग्लोबलाइजेशन में. यहाँ आगे लिखा है, इट इन्वॉल्व्स creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. मतलब ग्लोबलाइजेशन में उन सारे नेटवर्क्स का निर्माण है और वो सारे एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप हैं ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जो एक तरह से पूरी दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सारी बाधाओं को पार करे और एक तरह से पूरा विलेज एक आंगन का, एक रैम्पर्ट में एक दूसरे से जैसे लोग शेयर करते हैं अड़ोसी पड़ोसी, वैसा कुछ हो जाए. ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लिंक्स इन सच अ वे दैट द हैपनिंग्स इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे. और ग्लोबलाइजेशन का प्रतिफल ये होता है कि भारत में यदि कुछ चीज़ हो रहा है वो विदेशों से प्रभावित हो सकता है.
इट इज़ टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। और एक तरह से ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, धीरे धीरे पूरी दुनिया को, भले ही वो पॉलिटिकली अलग अलग कंट्रीज़ हों, बट इकोनॉमिकली बॉर्डरलेस वर्ल्ड हम लोग हो रहे हैं। सभी देश कंपेल्ड हो जाते हैं एक दूसरे से बिजनेस रिलेशंस बनाने के लिए। आउटसोर्सिंग, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। हाँ, जब से वैश्वीकरण का जोर बढ़ा है तो आउटसोर्सिंग एक अच्छा आउटकम निकल के आया है, तरीका निकल के आया है ग्लोबलाइजेशन में। इन आउटसोर्सिंग a company has regular service from external sources, mostly from other countries, which was previously provided internally or from within the country, like legal advice, computer services, advertisement, security, accounting, etc., each provided by respective departments of the company। मतलब जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से आउटसोर्सिंग का चलन बढ़ा है। और आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कोई देश, जैसे कोई अमेरिकन कंपनी है, कोई चाइनीज़ कंपनी है, वो अपने देश में प्रोडक्शन का काम कर रही है, बिज़नेस का काम कर रही है, लेकिन वो उस बिज़नेस को चलाने के लिए, उस ऑफिस को चलाने के लिए बहुत सारा सर्विसेज ऐसे देशों से लेती है जहाँ के लोग ज़्यादा एक्सपर्ट है, ज़्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन वो कम वेज रेट में एफिशिएंट गुड सर्विसेज देने को तैयार रहते हैं। जैसे इंडिया के जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, वो अभी अमेरिका और चीन, वेस्टर्न बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए आउटसोर्सिंग का काम करते हैं। एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउटसोर्सिंग हैज़ इंटेंसिफाइड in recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology। और ये आउटसोर्सिंग का काम और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पूरी दुनिया भर में, विशेष करके जब से कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ, आईटी सेक्टर में, इंटरनेट सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है। मैनी ऑफ द सर्विसेज सच एज वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, पॉपुलरली नोन एज BPO, और कॉल सेंटर्स, रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग अकाउंट्स, ये सब सारा काम जो है, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, clinical advice, or even teaching are being outsourced by companies in developed countries to India। और अब देख ही रहे कि दुनिया भर के देश, जो सुखी संपन्न देश है, दूसरे देशों से मेडिकल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, बहुत सारे यहाँ नाम लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों का दूसरे देशों से सर्विसेज ले रहा, जहाँ से उनको इकोनॉमिकल पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट, द टेक्स्ट, वॉइस and visual data in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries। और अभी जब से इंटरनेट सर्विसेज का डेवलपमेंट हो रहा है दिन रात, तब से तो और अधिक दुनिया एक दूसरे को तुरंत, विश्व के एक महादेश से दूसरे महादेश में हम लोगों से तुरंत कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उनको ऑफ़र दे सकते हैं लेने के लिए, अपना टर्म्स कंडीशन उनको समझा सकते हैं, और इस तरह से ग्लोबली एक्सचेंज को बढ़ावा मिला है। मोस्ट इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया, वेयर दे कैन बी अवेल्ड एट अ चीपर कॉस्ट विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी। मतलब, और दुनिया के बहुत सारे देश भारत से आउटसोर्सिंग करें, क्योंकि भारत एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, और यहाँ के जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, या अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनको फॉरेन कंपनीज हायर कर रही है, और इस तरह से भारत को आउटसोर्सिंग के माध्यम से काफ़ी यहाँ के इंडिविजुअल्स को अर्निंग होता है, इंडिविजुअल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, और फॉरेन कंपनीज को भी रिजनेबल इकोनॉमिकल रेट पे सर्विसेज मिलता है। द लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इट अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। मतलब वही कि भारत में अधिक आबादी के कारण
कम वेज रेट में फॉरेन कंपनीज को इंडिया में वो सर्विसेज मिल जाती है, और इसीलिए आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा गढ़ भारत विश्व में बन रहा है। ये सब ग्लोबलाइजेशन के फलस्वरूप हुआ है। नाउ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। The WTO was founded in 1995 as the successor organization of the General Agreement on Trade and Tariff, इसको शॉर्टकट में GATT भी कहते थे। यानी WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, और इससे पहले दुनिया भर में एक संस्था काम कर रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, इसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना 1948 में दुनिया के 23 देशों ने किया था। क्यों किया था? टू एडमिनिस्टर all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि दुनिया के सारे देश सभी एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए आपस में बिजनेस एग्रीमेंट करे। WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade। हाँ, और WTO क्या किया, उससे भी GATT से भी बेटर ऑप्शन लेके आया कि दुनिया के सभी देशों को के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लाया, और उसमें से कोई देश अगर ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो यूनिलैटरली सारे अपने ही कंडीशंस पे वो किसी दूसरे देश को मदद करे। इन सब चीज़ों पे बाधा लाया, और ये भी देखा गया कि कमज़ोर इकोनॉमिकली जो वीकर कंट्रीज़ हैं उनके हितों का भी ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल बेनिफिट में ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए। वन साइडेड ट्रेड एग्रीमेंट्स पे WTO ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया। इन एडिशन इट्स पर्पस इज ऑल्सो टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू ensure optimum utilization of world resources and to protect the environment। हाँ, और WTO का एक और मकसद है कि सर्वसाधारण के हित में पूरी दुनिया भर में प्रोडक्शंस बढ़े, ट्रेड एंड सर्विसेज बढ़े, और दुनिया में जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो या मैन मेड रिसोर्सेज हो, उसका ऑप्टिमम यूज़ हो, जिससे कि जो रिसोर्सेज है वो अभी के जनरेशन्स के लिए भी रहे और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी रहे, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर दुनिया बढ़े, जिससे कि इन्वायरमेंट का संरक्षण हो। द WTO एग्रीमेंट्स cover trade in goods as well as services to facilitate international trade, bilateral and multilateral, through removal of tariff as well as non-tariff barriers and providing greater market access to all member countries। जो WTO एग्रीमेंट्स थे, इसमें क्या होता है, सारे गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, इंटरनेशनली ट्रेड कैसे स्ट्रांग हो, बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब दो से अधिक देशों के बीच में, बिना किसी तरह का कोई कंट्री किसी के ऊपर टैक्स के माध्यम से या कोटा के माध्यम से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। टैरिफ मतलब वही टैक्स रेट्स, और नॉन टैरिफ का मतलब कोटा सिस्टम से क्वांटिटी से कंट्रोल करना। इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस, एबनॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। ऐसा व्यवस्था WTO के थ्रू से दुनिया भर में किया जाता है। एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज, और जो भी WTO के मेंबर्स हैं सारे कंट्रीज़ को इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए एक दूसरे से बेनिफिट लेने का। As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations and safeguards and advocating the interest of the developing world। और भारत WTO का एक अगवा महत्वपूर्ण सदस्य है, तो यह भी आगे बढ़कर अच्छे नीतियाँ, नियम कानून बनाता है जो कि पूरे ग्लोबल स्तर पे स्वीकार्य हो, नियंत्रण करने में अच्छा लगे, सेफगार्ड सुरक्षित रहे, और डेवलपिंग जो कंट्रीज है दुनिया के उसके हित में हो। इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट्स टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड इन द WTO बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। और इस तरह से भारत ने क्या किया, जब से ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में साइन किया, लागू किया, तब से भारत हमेशा WTO के कमिटमेंट पर काम कर रहा है। हालांकि उसके 4 साल बाद WTO बना था, 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के 4 साल बाद
1995 में WTO की स्थापना हुई थी, लेकिन तब से अब तक भारत निरंतर भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता रहा है। और पहले जो 1950 से 1990 तक के बीच में जो दौर था कि टैरिफ के माध्यम से, राशनिंग कोटा सिस्टम के माध्यम से फॉरेन कंट्रीज़ को इंडिया में आने से रिस्ट्रिक्शंस किया जाता था, वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ डिस्कशन किया। आगे टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो जाए। थैंक यू।